हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 5। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर ली। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्गेंट प्लेन के बारे में और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। चलिए आर्गेंट प्लेन के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन जो हमारा होता है, जिस पर हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई एक्सिस से मिलकर। जो प्लेन बनता है मेरे पास एक्स वाई प्लेन, जहाँ पे राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड निगेटिव एक्स, अपवर्ड पॉजिटिव वाई, डाउनवर्ड निगेटिव वाई, इसको हम क्या कहते थे, कार्टेशियन प्लेन कहते थे, राइट। और यहाँ पर जो एक्स और वाई दोनों वैल्यूज होती थी वो कैसी वैल्यूज होती थी, रियल वैल्यूज होती थी। ठीक है, हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे कैसे नंबर्स रिप्रेजेंट करते थे, रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करते थे। और कोई भी कोऑर्डिनेट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे, उस प्लेन को हम लोग क्या कहते थे, कार्टेशियन प्लेन। अब हमारे पास है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एकदम सिमिलर सा ही प्लेन है, एक्स वाई वहां पे भी था, एक्स वाई यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, देखते हैं कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 + 3i। ओके, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 4 + 5i। ओके, तो आर्गेंट प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक कोऑर्डिनेट लिखना होगा, और वो कोऑर्डिनेट कैसा होता है, a, b जैसा होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib है, तो आर्गेंट प्लेन पर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, a, b जैसा एक कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 5i है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4, 5। ओके, और इसको प्लॉट करना आपको आता है। देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया 0, 0। आपको रियल एक्सिस पे, रियल पार्ट कितना है इसका, 4 है, रियल एक्सिस पे कितना चलना है, 4, और प्लस का 4 है इसलिए राइट साइड 4 चलना है, 1, 2, 3 और ये 4, राइट। और फिर इमेजिनरी पार्ट कितना है, +5 है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे अपवर्ड कितना चलना है, +5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, 4, 5, जैसे आप नॉर्मली प्लॉट करते हैं वैसे ही। और ये 4, 5, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 5i को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए, अच्छा ये मेरा ओरिजिन हो गया O 0, 0, 0, 0 मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0i को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग O और P को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए अगर आपने O और P को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास एक वेक्टर जैसा बन के आ गया। आप लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे। आपने O से P को ज्वाइन कर लिया, ये क्या बन के आ गया, OP वेक्टर बन के आ गया, राइट। ओके, इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन पर क्या होता है, एक वेक्टर होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ओके, उस कोऑर्डिनेट तक का एक वेक्टर होता है। चलिए अब बात हम लोग मॉडुलस की करते हैं। उन्होंने मॉडुलस की डेफिनेशन नहीं की थी, मैंने सिर्फ इतना बता दिया था कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है, राइट। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, अब देखिए एक्चुअल में वो क्या है, मॉडुलस क्या है, लेंथ ऑफ ओपी है। एक्चुअल में मॉडुलस क्या है, लेंथ ऑफ ओपी, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की कितनी डिस्टेंस है वही उसका क्या है, मॉडुलस है। तो वो डिस्टेंस मतलब ओपी लेंथ, राइट। और लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, एक 0, 0 और एक 4, 5। अगर आपको ओपी लेंथ चाहिए तो आपको ओ और पी के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट।
अब आपके पास कैसे लेंथ आ जाएगी, 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर, दैट इज √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और अगर आप जनरल करेंगे तो मॉड जेड कितना आ जाएगा, देखिए 4 क्या था ए स्क्वायर प्लस 5 क्या था बी स्क्वायर। यही हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, √a² प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलिए, अगर कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 4 - 5i होगा या -4 + 5i होगा, तो -4 मतलब लेफ्ट साइड 4 आपको चलना पड़ेगा, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड आप 4 चलेंगे, +5 अपवर्ड आप 5 चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया -4, 5, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर -4 + 5i को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गन प्लेन पर आपको एक अलग अलग पोजीशन मिलेगी, राइट। एक अलग पॉइंट होगा हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर आपके पास सपोज आता है 4 - 5i, तो कितना हो गया, प्लस का 4 और माइनस का 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 4 - 5i, मतलब 4, -5 ये कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। चलिए, अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए हम लोगों ने ये बना लिया, ये आपके पास रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया 0, 0, और सपोज आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ था, सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3i, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, √3, मान लिया मैंने वो ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट P, 1, √3, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे, रियल एक्सिस पे 1 यूनिट्स चलेंगे और इमेजिनरी एक्सिस पे √3 यूनिट्स चलेंगे, तो आपके पास ओपी कितना आ जाएगा, 1, √3। ओके, अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये जो ओपी लाइन आपको दिख रही है, ओपी लाइन रियल एक्सिस से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। ओपी लाइन रियल एक्सिस से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल फॉर्म करती है, वो एंगल थीटा मेरा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट निकाल के देखते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, टेन थीटा आपको दिख रहा है, टेन थीटा अगर आप अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, दैट इज √3, और थीटा कितना आ जाएगा, टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखिए, अब बात आती है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। देखिए, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जो सेम आंसर दे सकते हैं। जैसे 1, √3 के लिए मैंने बात की, तो टेन थीटा आप निकाले थे तो आपने कितना आया था, ये √3 था, ये 1 था, टेन थीटा कितना आया था, √3/1, और थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज, राइट। ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, थीटा की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए टेन थीटा कितना होगा, √3 होगा, राइट। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो वहां पे आपको पता होगा कि टेन थीटा बहुत सी वैल्यूज के लिए कितना होता है, √3 होता है। ऐसे ही साइन थीटा, थीटा की बहुत सी वैल्यूज के लिए 1/2 √3/2 होता है, राइट। चलिए, जैसे अगर मैं निकाल के देखूं तो टेन 240 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, √3 होती है। हम इसको प्रूव कर लेते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये रिलेशन पढ़ा है, tan 180 + थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, राइट।
ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे। tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा होती है। तो अगर आप tan 240 सॉल्व करेंगे तो tan 240 tan 180 प्लस 60 आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, √3। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60 डिग्री के लिए ही tan की वैल्यू √3 है, tan 240 भी √3 है, और ऐसी बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। ऐसे बहुत से एंगल्स हो सकते हैं, तो वो सारे एंगल्स आर्ग्यूमेंट में काउंट होंगे। बट आपको जनरल जो आंसर लिखना होता है वो एक आंसर लिखना होता है, स्पेसिफाइड आंसर लिखना होता है। और कौन सा आंसर लिखना होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको लिखना होता है। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज नहीं लिखनी होती हैं, या कोई भी एक वैल्यू नहीं लिखनी होती है। कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना होता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या है, देखिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए थीटा जो होना चाहिए वो -पाई से ग्रेटर होना चाहिए, या फिर लेस देन और इक्वल टू पाई होना चाहिए। थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट आप जो निकाल रहे हैं, जो आप आंसर लिखेंगे वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -पाई से +पाई तक होना चाहिए। प्लस पाई हो सकता है, -पाई के इक्वल नहीं होगा थीटा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन से करते हैं तो बातें समझ में आएंगी। देखिए, सपोज पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। z इक्वल टू, फर्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं, 1 प्लस √3i। z इक्वल टू 1 प्लस √3i। ठीक है, इसको हम लोग अगर प्लॉट करेंगे तो देखिए, ये पॉइंट 1, √3 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। 1, √3 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो इस बार कहाँ फॉर्म होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस एंगल को अल्फा कह रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल अल्फा कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्फा एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं इस एंगल को बस क्या कह रहा हूँ, अल्फा कह रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे हम लोग tan अल्फा अप्लाई करते हैं। tan अल्फा कितना आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा, √3/1। और tan अल्फा इक्वल टू √3 हो गया। tan अल्फा इक्वल टू tan 60 डिग्रीज हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, या फिर π/3 रेडियंस। राइट, अब आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिखनी है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, पहले तो आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, कि वो एंगल जो ये वेक्टर बन के आएगा, जो ये लाइन बन के आएगी, ओपी लाइन रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल फॉर्म करती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस एंगल को थीटा नाम दूं तो क्या आपको फिगर में दिख रहा है कि थीटा और अल्फा इक्वल है। अल्फा मैंने नॉर्मल एंगल बना दिया था, जो भी एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या थी, रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो थीटा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थीटा इक्वल टू अल्फा है। राइट, अभी सेकंड एग्जांपल जब हम लोग करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। नॉर्मली आर्ग्यूमेंट ज्यादा यूज किया जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फिर कितना हो गया, थीटा जिसको हम लिख रहे हैं, और थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर अल्फा के इक्वल है। इट मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, इस केस में 60 डिग्रीज हो गया। ठीक है, जो आपने नॉर्मली निकाला था। और ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्योंकि थीटा क्या होना चाहिए, -पाई से +पाई का होना चाहिए। -पाई से +पाई मतलब -180 डिग्रीज से +180 डिग्रीज होना चाहिए। 60 डिग्री -180 से +180 के बीच में आता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप डायरेक्ट जो एंगल निकालेंगे, tan लगा के, tan थीटा अप्लाई करके आप जो डायरेक्ट एंगल निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ओके,
अब जरा हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो बात डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए अब मैं ले लेता हूँ z इक्वल टू -1 प्लस रूट थ्री आई। ठीक है, z इक्वल टू -1 प्लस रूट थ्री आई। अब देखिए इस क्वाड्रेंट को अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो -1 मतलब किस तरफ चलना पड़ेगा, निगेटिव रियल एक्सिस पे। तो आप ऐसे जाएंगे और प्लस रूट थ्री आप ऐसे जाएंगे। आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, ये इस बार ट्राइंगल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये होगा आपका -1 रूट थ्री, राइट। अब यहाँ पे आप एंगल निकालने के लिए एक्यूट एंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है अल्फा। ठीक है, ये रूट थ्री हाइट हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 यूनिट्स हो गई, राइट। इस बार आप टेन अल्फा अप्लाई करेंगे तो फिर से आंसर कितना आता दिखेगा आपको, टेन अल्फा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन वन, टेन अल्फा इक्वल टू रूट थ्री, टेन अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा इक्वल टू सॉरी टेन अल्फा इक्वल टू टेन 60 डिग्री। रूट थ्री को आप 60 डिग्रीज लिख देंगे और फिर आप इनपुट जो है टेन के अंदर जो एंगल है उसको कंपेयर कर लेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये अल्फा जो है ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नहीं है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या थी, आपका ये जो ओपी लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव रियल एक्सिस तो इधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगी वो मेरा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो इस बार थीटा अल्फा से डिफरेंट है। पिछली बार वो सेम आया था क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था, तो अल्फा और थीटा पिछली बार क्या आया था, रिलेशन इक्वल आया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपके पास थीटा इक्वल टू अल्फा है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा सेम नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। अगर आपको अल्फा पता है तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। थीटा देखिए कितना हो जाएगा, आपको थीटा में रिलेशन दिख रहा है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो थीटा कितना होगा, 180 माइनस अल्फा, दैट इज 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। और देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या था, -180 से +180 के बीच में। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया इस एग्जाम्पल के लिए, 120 डिग्री। और यही इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी है क्योंकि -180 से +180 के बीच में है। ठीक है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका हो गया। हम लोग चारों क्वाड्रेंट का एक एक क्वेश्चन करेंगे और चारों के लिए रिलेशन देख लेंगे। इस बार थीटा के लिए रिलेशन क्या है, 180 माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिलेशन क्या था, थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में रिलेशन क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू जहाँ पे क्या होगा, -1 माइनस रूट थ्री आई। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। इसको प्लॉट करिए। इस बार -1 माइनस रूट थ्री कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा वो पॉइंट, ये वो वेक्टर हो गया, राइट। तो -1 माइनस रूट थ्री, इस बार एंगल ये बनेगा अल्फा, राइट। चलिए इसको देखिए जरा, फिर से हम लोग करेंगे तो ये हाइट कितनी हो गई, √3, ये बेस कितना हो गया 1, टेन अल्फा। फिर से आप वैसे ही निकालेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू √3/1। देखिए मैं आपको बार बार निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो एक बार में एक ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं फिर भी बार बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। टेन अल्फा इक्वल टू √3, आपको ऐसे ही पूरा सॉल्व करना है। टेन अल्फा इक्वल टू टेन 60 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 60 डिग्रीज आ गई, राइट। अब आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, -180 डिग्री से +180 डिग्रीज। आपकी रियल एक्सिस ये है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कौन सा होगा, ये होगा, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो ये होगा।
लेकिन इसको अगर आप देखिए तो ये 180 से ग्रेटर हो गया, क्योंकि यहाँ तक 180 हो गया और उसके आगे हम लोग थोड़ा सा और चल गए, तो ये तो 180 से ग्रेटर हो गया। इसका मतलब ये आपका आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या हो गया, 180 से ग्रेटर हो गया, राइट। बात समझ में आ रही है? अगर आपने ये वाला एंगल लिया तो ये क्या हो गया, देखिए 180 से ग्रेटर हो गया, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -180 से +180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस पॉजिटिव साइड से चलने से तो नहीं आ रहा है, जरा हम लोग उल्टा चल के देखते हैं। ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल फाइंड किया जा सकता है? ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल 180 होगा। ये 180 में से अगर मैं अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा, राइट। तो इस बार थीटा मेरा कैसा आता दिख रहा है, 180 में से अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो आ गया 180 माइनस अल्फा करने से। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे है, आपको चाहिए होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और ये कैसा एंगल बन रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, और क्लॉकवाइज बन रहा है तो फिर क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो आपको माइनस एक और लगाना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स 180 माइनस अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, -180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज -120 डिग्री। तो इस बार आपका आर्ग्यूमेंट कैसा आ गया, -120 डिग्रीज, ठीक है। और देखिए ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, -180 से +180 के बीच में है -120। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल फॉर्म करते तो वो कैसा आता, वो आता 180 + 60 डिग्री आता, ठीक है। ये वाला एंगल अगर आप निकालते तो ये कितना आता, 180 + 60 240, और ये 180 से ग्रेटर है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि एंगल इस बार कौन सा बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। ऐसे ही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वहां पे भी क्लॉकवाइज बनेगा। चलिए करते हैं उसको। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है, और सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है, 1 - √3i। चलिए इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस 1, -√3 पॉइंट ये होगा ओ पी, ये √3 हाइट हो गई, ये 1 उसका बेस हो गया, और मैंने इस एंगल को अभी अल्फा लेट कर लिया। तो फिर से पहले tan अल्फा निकाल लिया, tan अल्फा अगेन √3/1, tan अल्फा इक्वल टू √3, tan अल्फा इक्वल टू tan 60 डिग्री, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देखिए, अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे पॉजिटिव रियल एक्सिस से, तो एंगल फिर से 180 से ग्रेटर हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बाहर चला जाएगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या था, -180 से +180 तक, ठीक है। +180 के इक्वल हो सकता है एंगल, -180 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाना पड़ेगा, जो कि ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा। अच्छा, थीटा और अल्फा इस बार कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन क्लॉकवाइज एंगल है तो हम कैसा लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। ये याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, कन्वेंशन जो हमारा चलता है साइन कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू इस बार क्या हो गया, माइनस अल्फा, और थीटा इक्वल टू आंसर क्या आ गया, -60 डिग्री। इस बार आपका आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया, -60 डिग्री, ठीक है। देखिए ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में है, -180 से +180 के बीच में ये लाए कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल किए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हम लोगों ने लिया 1 + √3i फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड लिया -1 + √3i, सॉरी, यस, -1 + √3i सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर -1 - √3i थर्ड क्वाड्रेंट, और +1 - √3i फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स मिले, a, b जैसे, वो कैसे मिले,
1, -1, -1, -1, और 1, -√3। ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिले और इसको जब आपने सॉल्व किया तो हम लोगों ने थीटा कैसे निकाला। फर्स्ट जो आपका थीटा आया था वो कैसे आया, 60 डिग्री डायरेक्ट आया था। आपने जो रिलेशन यूज किया हम वो भी लिख दे रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रिलेशन क्या है, थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या करना पड़ा था, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था, तो आंसर कितना आया था, 120 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था, बट वो एंगल क्लॉकवाइज था इसलिए माइनस भी लगाना पड़ा था, तो वो आया था -120 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थीटा इक्वल टू अल्फा था, बट वो क्लॉकवाइज एंगल था इसलिए माइनस लगाना पड़ा था, आंसर आया था -60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल एंटी क्लॉकवाइज थे इसलिए प्लस साइन के साथ थे। थर्ड और फोर्थ वाले क्लॉकवाइज थे इसलिए माइनस साइन के साथ है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप फिगर प्लॉट करके करेंगे तो आपको अपने आप आंसर दिख जाएगा, अदरवाइज आपको ये रिलेशंस लर्न करने पड़ेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन है, थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस अल्फा विद माइनस साइन। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ओके, या तो फिर आप प्लॉट कर लीजिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको क्वाड्रेंट दिख जाएगा, क्वाड्रेंट दिख जाएगा तो आप ज्योमेट्री से ही उसको सॉल्व कर लेंगे। बस इतना याद रखिए कि -180 से +180 के बीच में होना चाहिए आपका आंसर, वही आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चंस पूछ लीजिए। इस पे और क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे आगे, अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म, वहां पे भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, थैंक यू।